Hello, students. My name is Gaurav. I welcome you all to this wonderful session of Ved Science. So, I hope you all must be safe. You all must be having a great time. So, we were discussing nationalism in India. So, before that, you need to subscribe to our channel, that is Ved Science, and also you can press the bell icon for the regular updates. Now, as I've told you that this series is specifically based on NTSC, but nevertheless, if you wish that you want to study for CBSE as well, so you could go ahead and study for CBSE because there's nothing harm in it. So let's get started this wonderful series, and today is the लास्ट सेशन फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया. तो ये आज का आखिरी सेशन है नेशनलिज्म इन इंडिया का, ठीक है. और इसके बाद हम फिर अगले सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनटीएससी स्पेशल सीरीज ओनली. तो नेशनलिज्म इन इंडिया एनटीएससी स्पेशल सीरीज, दिस इज पार्ट 4. ऑलराइट, सो टिल नाउ आई हैव कवर्ड 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुडे आई शैल बी कवरिंग द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. And I shall be dealing with 2 topics specifically. Okay, so let's start now. How participants saw the movement? Yes, so specifically we were studying civil disobedience movement, and earlier we have studied non-cooperation movement. So how participants saw the movement? So yesterday we have as we have studied civil disobedience movement, we have seen a lot of variations with respect to this movement, and today we shall be studying various communities. All right, so let's study this rich peasant communities in the countryside. What were their reactions? Okay, so rich peasant communities in the countryside with respect to civil disobedience movement. So the peasants such as Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh, they were very much active in the movement. उनका active involvement था movement में, because they were the producers of the commercial crop, and they were also very hard hit by the trade depression and falling prices, जो कि हमने कल पढ़ा था. जो डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से जो प्राइस था वो गिर गया था, एग्रीकल्चरल कमोडिटी का जो प्राइस था वो गिर गया था, और जो इनकम आ रही थी पीजेंट्स की वो एकदम खत्म हो चुकी थी. बट गवर्नमेंट को इस चीज का बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं था. गवर्नमेंट तो यही चाहती थी कि हमको हमारा रेवेन्यू मिल जाए. वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद आवर रेवेन्यू, दैट्स इट. सो दिस वाज द मेन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट. बट पीजेंट्स वो रेवेन्यू कहां से देते, क्योंकि वैसे ही उनके सामने इतनी ज्यादा परेशानी आ चुकी थी. तो पीजेंट जो है वो रेवेन्यू कहां से, गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो कहां से पूरी करते. देन देयर वाज आल्सो द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, जैसे कि आपको पता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम बिल्कुल भी रेवेन्यू डिमांड को, जो रेवेन्यू कम करने की बात है, हम उस मांग को, उस डिमांड को बिल्कुल भी पूरा नहीं करेंगे. गवर्नमेंट ने यह अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के मन में और क्रोध की भावना जाग गई. चलिए जी, ठीक है. Now for them the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. अब उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है, रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब है फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज. ये याद रखना, पेपर 2 में ऐसे ही पूछा जाता है. फॉर रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज इन द कंट्री साइड, स्ट्रगल मेंट दिस. तो स्ट्रगल उनके लिए क्या था? स्ट्रगल उनके लिए था, द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू, दैट्स इट. बट दे वर ऑल्सो डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931. ठीक है, तो उन लोगों को काफी निराशा हुई इस बात से जब मूवमेंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई. जो रेवेन्यू रेट वो चाहते थे कि उसको रिवाइज किया जाए, उसको बिल्कुल भी गवर्नमेंट की साइड से नहीं छेड़ा गया. सो व्हेन द movement was restarted in 1932,
many of them refused to participate. तो यानी कि पहले से ही जो उनकी बात नहीं मानी गई, बाद में जब मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही एजेंडा था। पीजेंट्स जो थे, जो रिच पीजेंट्स थे कंट्री साइड में, उनके लिए एक ही एजेंडा था, एक ही मोटिव था, जो हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट हमसे चार्ज करना चाहती है उसको वापस ले लिया जाए या उसको रिवाइज कर लिया जाए, हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। मगर उनकी ये बात नहीं मानी गई, इसलिए जब 1932 में दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही रिफ्यूज कर दिया था। तो यहां हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि एक नेशनल फीलिंग उनके अंदर कहीं ना कहीं नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डिमांड कर रहे थे हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट एक स्ट्रगल, दैट्स इट। बट पूरी तरह से ये सही भी नहीं है कि नेशनल फीलिंग नहीं थी, तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। नाउ पुअर पीजेंट्स, अभी हमने बात करी रिच पीजेंट्स की, रिच कम्युनिटीज की, अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स की। द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। अब उनको उस चीज से तो कोई मतलब था ही नहीं। रेवेन्यू डिमांड को कम करने की जो मांग थी, वो किसकी मांग थी? वो थी रिच पीजेंट्स की मांग। पुअर पीजेंट की मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि हम कोई रेंट नहीं देंगे, नो रेंट कैंपेन। ये था पुअर पीजेंट की मांग, इसको याद रखना। नाउ एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent and wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted। यानी कि डिप्रेशन तो चलता ही चला जा रहा था और कैश इनकम जो थी वो एकदम गिर गई, रिच पीजेंट्स की भी, पुअर पीजेंट्स की भी। तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे, ठीक है, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। ऑफ कोर्स भाई पैसा नहीं आएगा तो रेंट कहां से देंगे? एंड दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। यानी कि जो रेंट हम लैंडलॉर्ड को देते थे, अब वो रेंट हमारे लिए माफ कर दिया जाए करंट सिचुएशन को देख करके। मगर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। कौन? पुअर पीजेंट्स, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। सो देयर वर मेनी न्यू आइडियोलॉजीज सच एज सोशलिस्ट and communist. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. अब देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा बोलना ठीक भी नहीं है कि यहां पर ये लिखा हुआ है कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। कांग्रेस एक रीजनल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक स्टेट पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर सभी लोग अपनी बात रखते थे। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस वॉज अ नेशनल पार्टी। तो कहने का मतलब यह है, कांग्रेस को जो फंड करते थे वो थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े पीजेंट्स। ये उनका फंडिंग मैकेनिज्म था कांग्रेस का। और कांग्रेस ये कभी भी नहीं चाहती थी कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो रिच पीजेंट्स थे, वो उनके साथ नाता तोड़ ले। ये कांग्रेस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं भी किया, ठीक है। कांग्रेस चाहती थी एक बैलेंस बना रहे, पूरे राष्ट्र में, पूरे नेशन में एक बैलेंस बना रहे। यह कांग्रेस का मेन मुद्दा था। कांग्रेस कभी भी डिवीजन नहीं चाहती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी एक इशू की वजह से हमारे जो लोग हैं हमसे डिस्कनेक्टेड हो जाए। यह कांग्रेस का मेन मुद्दा था। सो इन मेनी प्लेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। अब देखो लाइन क्या लिखी हुई है, इट रिमेन्ड अनसर्टेन। बिटर रिलेशंस नहीं हुए, बट बहुत ही अनसर्टेन रिलेशंस हो गए कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बीच में। बट कांग्रेस अपनी जगह ठीक भी थी, ठीक है, कांग्रेस अपनी जगह ठीक थी। और दूसरी जगह पुअर पीजेंट्स भी ठीक थे। वो भी क्या करते, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो 1 रुपया भी रेंट पे नहीं खर्च कर सकते थे। तो ये हुआ, ठीक है।
अब आ जाइए बिजनेस क्लास। अभी हमने पढ़ा रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज के बारे में, ठीक है, फिर हमने पढ़ा पुअर पीजेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ते हैं बिजनेस क्लासेस के बारे में। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट had made huge profits and become keen on expanding their business. Now they now reacted against colonial policies that restricted business activities. तो फर्स्ट वर्ल्ड के दरमियान की अगर हम बात करें तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी प्रॉफिट, काफी मुनाफा कमाया, ठीक है, और इसको मद्देनजर रखते हुए वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया, ताकि जो उनका बिजनेस है उसमें कुछ इंपेडिमेंट ना आए, उसमें कुछ रुकावट ना आए। तो ये बिजनेस क्लास चाहते थे कि जितनी भी कॉलोनियल पॉलिसीज है उसका बहिष्कार किया जाए, ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल एक्टिविटीज जो थी वो खिलाफ थी बिजनेस क्लासेस के, इनके एक्टिविटीज से। Now they wanted protection against imports of foreign goods and a rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. तो जी हाँ, फॉरेन गुड्स पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड जितने भी बैरियर्स थे उन सब में वो प्रोटेक्शन चाहते थे, ठीक है। पैसा एकदम जो गिर रहा था पैसा, ठीक है, और उस पैसे की वजह से जो इंपोर्ट में क्या हो रहा था, इंपोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही थी, जिसके कारण उनको रॉ मटेरियल मिल नहीं पा रहा था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्ट्रिक्ट कदम उठाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। अब ये एनटीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस was founded in the year 1920, 1920, याद रखना। और जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1927, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। ईयर पूछा जाता है पेपर 1 में, हमेशा पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपसे सिंपली ईयर नहीं पूछा जाएगा, मगर एक प्रॉपर लाइन दे दी जाएगी, ठीक है। Then prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. तो जी हाँ, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको खराब करने में ब्रिटिशर्स बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे। ब्रिटिशर्स को कुछ भी परवाह नहीं थी कि इंडियन इकोनॉमी कैसे जा रही है, क्या होना चाहिए। ब्रिटिशर्स इसके एकदम ही मतलब दे वर अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑलराइट। तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन मूवमेंट लॉन्च किया ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। तो दिस वाज द इनिशिएटिव व्हिच वाज टेकन बाय दीज इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ दे आल्सो गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. तो जी हाँ, अब उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्ट कर दिया था, और ये भी कि जो इंपोर्टेड गुड्स थे उसको उन्होंने लेने से मना कर दिया था, ठीक है। सो दे रिफ्यूज टू बाय और सेल द इंपोर्टेड गुड्स। And most businessmen came to see Swaraj at a time when colonial restrictions on business would no longer exist. तो उनको ये अब एहसास हो गया कि अब स्वराज आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जब कॉलोनियल पॉलिसीज हमारे बिजनेस को अब हैम्पर नहीं कर सकती, हमारे ट्रेड को हैम्पर नहीं कर सकती। हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कॉन्स्टेंट के अपना बिजनेस अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। तो ये थी बिजनेस क्लास की एक आइडियोलॉजी। देन दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। अब उनको ये डर था, उनको ये शंका था, उनके मन में एक भय था कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है अगर वो स्प्रेड हो गई तो दोबारा से ब्रिटिशर्स बहुत चीजों पे रोक टोक लगा देंगे, ठीक है।
क्योंकि उनके बिजनेस में ये बहुत बड़ी रुकावट थी, मिलिटेंट एक्टिविटीज एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। तो नई आइडियोलॉजी भारत में जो थी वो जन्म ले रही थी कि सोशलिज्म जो होगा हमारा मेन मुद्दा होगा, ठीक है। तो ये था। देन द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। तो हमने बिजनेस क्लास के बारे में पढ़ा, हमने इंडस्ट्रियल हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पढ़ा, पुअर पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने रिच पीजेंट्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। They did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region. नागपुर रीजन को छोड़कर जितने भी रीजन्स थे इंडिया में, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, बट एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन जहां पर पार्ट लिया गया। Now, as the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. क्योंकि कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के काफी करीब थे। करीब क्यों थे? क्योंकि जो फंडिंग मैकेनिज्म था कांग्रेस का वो वहीं से आ रहा था। कांग्रेस को पैसा जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही दे रहे थे, और कांग्रेस की, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के रूप में काम कर रही थी। वो चाहती थी कि कांग्रेस में एक बैलेंस बना रहे। कांग्रेस को किसी चीज से हेट नहीं थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने कभी मतभेद नहीं किया था कि वर्कर्स को हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे या इसको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। कांग्रेस को बैलेंस बनाना था, बस कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि कोई भी वर्कर्स या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज ना हो किसी बात पर, क्योंकि कांग्रेस का मेन मुद्दा और क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब आ सकता है? बाय द यूनाइटेड प्रोग्राम, ठीक है। सो बट इन डिस्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working conditions. तो ऐसा नहीं है कि सभी वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया सीडीएम में। कुछ वर्कर्स जो कि गांधीयन आइडियाज को फॉलो करते थे, गांधीयन प्रोग्राम पर वो उनको पूरा विश्वास था। फॉर एग्जाम्पल बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, उसका बहिष्कार करना फॉरेन गुड का, एंड ऑल्सो एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट, मतलब लो वेजेस के अगेंस्ट बहिष्कार करना, ठीक है, और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट बोलना, अपनी आवाज उठाना। तो कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। एनटीएससी वाले बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और वो कैसे खेलते हैं? अब देखिए यहां पर ये लाइन लिखी है, सम वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। वहां लिख सकते हैं ऑल वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऑल वर्कर्स का आपने ये जो वर्ड है ऑल, इस पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि एनटीएससी वाले ट्रिक कर सकते हैं आपके साथ। तो इसलिए मैंने ये जो पैराग्राफ के फॉर्म में एनसीईआरटी में दे रखा है उसको मैंने ब्रेक कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑल वर्कर्स लाइन क्या दे सकते हैं? ऑल वर्कर्स। मगर पॉइंट क्या है हमारा? सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सीडीएम। ऑलराइट, वर्कर्स वर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, ये बोल सकते हैं, बट नो, some workers they selectively adopted the ideas of Gandhian program, they followed the Gandhian ideology, ठीक है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं, एक एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक लाइन से सवाल पूछे जाते हैं इसमें। नाउ देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। तो 1930 और 1932 ईयर आपको याद रखने, स्ट्राइक्स की गई थी। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. तो आपको अब ये दिख रहा होगा, जो ये लाइंस लिखी गई हैं इसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा होगा। छोटा नागपुर टिन माइंस में
Thousands of workers, they participated in the movement, they participated in protest rallies, they boycotted campaigns and so on. But the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. कांग्रेस अड़ी हुई थी, कांग्रेस जो थी अड़ी हुई थी। अड़ी क्यों हुई थी? वो इतना रिकैल्सिट्रेंट इसलिए थी क्योंकि उसको ये लगता था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो समझे कि भैया हमें तो इन्होंने एकदम एलिनेट कर दिया, हमको तो इन्होंने अपनों से दूर कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस जो थी वो रिलेक्टेंट थी कि वर्कर्स की डिमांड को मतलब स्ट्रगल में लिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। तो ये इस चीज के खिलाफ थे कांग्रेस। ठीक है, देन लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, ठीक है, वुमेन का क्या रोल रहा है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फिर मोनार्की को एबॉलिश करने में, और वुमेन को बेसिकली अपने राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए कैसे उन्होंने लड़ाई करी थी, कैसे उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत सारे रेवोल्यूशंस में बहुत अच्छा रहा है। इंडियन रेवोल्यूशन सिस्टम और इंडियन रेवोल्यूशन मूवमेंट में भी बहुत अच्छा रहा है उनका पार्टिसिपेशन। सो ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। ठीक है, और उनके साथ पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप। तो विरोध किया उन्होंने फॉरेन क्लोथ का और लिकर शॉप को का विरोध किया। ठीक है, ऑल्सो दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी के साथ प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट भी किया। इन अर्बन, अब इसमें एनटीएससी में पूछा जा सकता है, वुमेन हैड नो पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर इन प्रोटेस्ट मार्च एंड सो ऑन, बट वुमेन डिड पार्टिसिपेटेड, वुमेन डिड पार्टिसिपेटेड। ऑलराइट, in urban areas these women were from high caste families, in rural areas they came from rich peasant households। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देख सकते हैं, ये जो थर्ड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्बन एरियाज में वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट, वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, और रूरल एरियाज में वुमेन वर फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड्स, यानी कि यहां पर लोअर क्लास फैमिलीज की बात नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यही है एनटीएससी स्पेशल सीरीज। एनटीएससी के लिए ऐसे ही पढ़ाई की जाती है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन थी, दे वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड। ठीक है, मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल they began to see service to the nation as a sacred duty of women। तो उन्होंने वुमेन ने इस ड्यूटी को, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उनका, उसको अपने आप को ये समझाया कि नाउ इट इज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ आवर्स। ये हमारी एक सेक्रेड ड्यूटी है, एक प्योर ड्यूटी है, एक पवित्र ड्यूटी है वुमेन की, कि हमें गांधी जी का सपोर्ट करना चाहिए, हमें इस नेशन की सर्विस में रहना है, इसको आगे बढ़ाना है, और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस के लिए हमें विरोध करना है ब्रिटिशर्स का। तो वुमेन इस पैमाने पे पहुंच चुकी थी कि अब वो बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रही थी कि नाउ इट इज़ द टाइम टू द सर्विस ऑफ द नेशन। So Gandhiji was also convinced that it was a duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives। तो ये लाइन गांधी जी ने बोली थी, इसको याद रखना, ये भी फैक्ट आ सकता है। And for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization। It was mean only on their symbolic presence। तो काफी टाइम तक कांग्रेस भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थी कि वुमेन को एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं लाया जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड ड्यूटी में ही वो इन्वॉल्व रहेंगी एंड सो ऑन, बट उनको एक मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा।
ये कांग्रेस का मोटिव ये भी था, ठीक है। सो इट वॉज नीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, सिर्फ एज अ सिंबल, ठीक है, दे वर रिप्रेजेंटेड। देन द मूवमेंट लिमिट्स, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक लिमिटेशन जो कि हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे सोशल ग्रुप्स तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, ठीक है, और उनको ये समझ भी नहीं थी कि स्वराज एक्चुअली क्या है। और उनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स, ठीक है, जो कि 1930 से एक उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उन्होंने अपने आप को यह बोला कि वी आर दलित और ऑप्रेस्ड, हमें दबाया जाता है। एंड फॉर द वेरी लॉन्ग आई मीन फॉर द लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द हाई कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। तो जो सनातनीज थे वो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज थे और इन्होंने प्रैक्टिस की थी अनटचेबिलिटी, दे वर इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो दे वर अगेंस्ट दीज दलित्स एंड ऑल। तो इन्होंने इग्नोर किया दलित्स के मूवमेंट को या फिर उनके जितनी भी मांगे थी। ये नहीं चाहते थे कि कभी भी जो दलित थे वो मेन स्ट्रीम में आए। और कांग्रेस जो थी ये भी उसको बहुत ज़्यादा डर था कि अगर हमने दलित्स को इंक्लूड किया तो ये जो सनातनीज थे ये जो है हमारे से नाता तोड़ लेंगे और जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड्स है ब्रिटिशर्स के सामने वो वो खतरे में आ सकती है, ठीक है, जो हमारा एजेंडा है वो खतरे में आ सकता है। तो इसलिए कांग्रेस ने काफी टाइम तक इनकी जो डिमांड्स थी, जो इनकी मांगे थी, उसको इग्नोर किया, ठीक है। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 of years if untouchability was not eliminated। गांधी जी का ये एकदम ठोस कदम था टुवर्ड्स द अनटचेबल्स। और गांधी जी ने अनटचेबल्स की जगह हरिजन वर्ड का इस्तेमाल किया, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। और आज भी भारत के कई गांवों में ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है। आज भी उस चीज से हम अभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी ने उनके लिए एक टेम्पल्स में एंट्री के लिए उन्होंने बोला कि अब इनको अलाउ किया जाएगा और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, नॉट एट ऑल, आई मीन ही वुड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड दे ऑल्सो हैड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। तो बहुत सारी डायमेंशंस थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो डिप्रेस क्लास थे, ये जो अनटचेबल्स थे, जो दलित क्लास थे, ये बेसिकली मेन स्ट्रीम में आए। और गांधी जी चाहते थे कि ये मेन स्ट्रीम में आए क्योंकि गांधी जी को पता था अगर ये लोअर क्लास, अगर ये अनटचेबल्स मेन स्ट्रीम में नहीं आए तो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भारत कभी आजाद नहीं हो सकता। भारत सिर्फ एक ही तरीके से आजाद होगा जब हम इन लोअर क्लासेस के लोगों को मौका देंगे, उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तभी भारत को आजादी मिलेगी। सो दिस वाज द केसेस। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू dignify the work of the bhangi, the sweepers, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। तो उन्होंने खुद जाकर के टॉयलेट साफ किए, ठीक है। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये गांधी जी से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है, ये गांधी जी से ही इंस्पायर्ड है। तो उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किए जाकर उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को परसुएड किया कि ये जो आपके दिल में जो नफरत है उसको चेंज करो, अनटचेबिलिटी को एकदम आपने हटाना है, अनटचेबिलिटी को एकदम खत्म करना है, ये गांधी जी बोलते थे। They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils।
Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. तो कहने का मतलब ये है जो दलित पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ही लिमिटेड वे में थी, वो बहुत ही कम थी, ठीक है, और कम होने के कारण हमारे अंदर ये जो यूनाइटेडनेस की फीलिंग थी वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो रही थी। तो गांधी जी का मेन मकसद क्या था कि लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जो अनटचेबल्स है, जिसको गांधी जी हरिजन बोलते थे, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको बताया जाए कि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो दिस वॉज डन, राइट। नाउ अब यहां पर आता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन द ईयर 1930 वेयर गांधी जी clashed with him at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits। तो अब व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स? देखिए, दलित्स को दलित ही चुनेगा, मुस्लिम माइनॉरिटीज को मुस्लिम ही चुनेगी, मुस्लिम जनता ही चुनेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में बहुत बहस चली। गांधी जी ने अंबेडकर को बहुत समझाया कि अंबेडकर जी आप बहुत एक ऐसा स्टेप उठाने वाले हो, आप एक ऐसी चीज की मांग कर रहे हो जिससे भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं, जिसके कारण भारत एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मत करो ऐसी हरकतें, मत करो ऐसी चीजें, सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बिल्कुल भी बात मत करो, ठीक है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी ने एंड अंबेडकर जी की यह बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानी, उन्होंने कंसीड करी, और उसके खिलाफ गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया, ठीक है। वो चले गए भूख हड़ताल पर, ठीक है। फिर अंबेडकर जी को मनाकर लेकर गए जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के पास, ठीक है। गांधी जी का यही मानना था, वो यही विश्वास करते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दलित को दिया गया तो जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सोसाइटी को, जो सोसाइटी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम फीकी पड़ जाएगी, वो एकदम टूट जाएगी। तो ये गलती मत कीजिए अंबेडकर जी। आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मांग कर रहे हैं उससे भारत का नुकसान ही होगा, ये गांधी जी ने कहा था। तो अल्टीमेटली एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप उठाया गया इन द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर जी। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इस पैक्ट के मुताबिक it gave the depressed classes later to be known as scheduled caste reserved seats, separate electorates तो अलग ही मैटर हो गया, यानी कि दलित को दलित ही चुनेगा, ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं चुनेगी। तो ये सब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ कि उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनके लिए सीट रिजर्व करवा दी जाएंगी, रिजर्व सीट होंगी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ठीक है। एंड दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट जैसा नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस होता है वैसे ही उनकी वोटिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दलित को दलित ही वोट करेगा, ऐसा नहीं होगा, जनरल पॉपुलेशन वोट करेगी, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ना देते हुए उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया रिजर्वेशन। तो अंबेडकर जी इस चीज से सेटिस्फाई हो गए, चलो गांधी जी अगर आप इतना बोल रहे हो तो इसी में मैं खुश हूं, ठीक है। उन्होंने ये सब कर डाला। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस।
उनके मन में बहुत ज्यादा डर आ गया। अब उन्होंने भी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब कांग्रेस तो सनक गया एकदम, भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सभी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे तो देश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उनको जोड़ना ही असंभव हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया, सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया था, खत्म हो चुका था, तो उनके पास तो कुछ उम्मीद बची ही नहीं। जो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनके पास उम्मीद ही नहीं बची। And from the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. तो उनके मन में एक डर बैठ गया, मुस्लिम्स कम्युनिटी के मन में एक डर बैठ गया कि हमार को पूरी जिंदगी डोमिनेट किया जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सो दे वर वेरी मच एप्रीहेंसिव ऑफ द व्यू कि अगर हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया आगे आने वाले सालों में, तो हमारे लिए यहां पर जीना एकदम मुश्किल हो जाएगा। और इसी को देखते हुए जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में रिलेशंस थे, पहले तो बहुत अच्छे थे ही, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, मगर अब वो रिलेशंस जो थे बिटर होते जा रहे थे, ठीक है, बहुत खराब होते जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ऑलराइट, सो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक जगह बैठे, अपने मुद्दा रखा, दोनों ने बात रखी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भैया देखो, यूनिटी में कोई भी इम्पेडिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो भी अपने डिफरेंसेस हैं वो हम बैठ कर मिलजुल कर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे असेंबलीज में फ्यूचर इलेक्शन होगा, क्या होगा, सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कांग्रेस का, ठीक है, और मुस्लिम लीग का एक समझौता हुआ। देन मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate. उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ही नहीं करते हैं, मैं बात ही नहीं करता हूं आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट की, मुझे नहीं चाहिए, मगर एक शर्त है, अगर मुस्लिम्स को आप सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन देंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जो कि बंगाल और पंजाब में था। तो उसने बोला कि अगर आप हमें रिजर्वेशन देंगे, सीट रिजर्व करेंगे मुस्लिम्स के लिए इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन, जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करूंगा, मैं पीछे हट जाऊंगा। ये भी क्या इशू था। Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all the parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. वही फिर क्या हुआ, वही हुआ जो होना था, disagreement. All parties conference in 1928 disappeared जब एम.आर. जयकर ने हिंदू महासभा के जो लीडर थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पहले तो डिप्रेस क्लासेस रिजर्वेशन मांग रहे हैं, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मांग रहे हैं, अब आप रिजर्वेशन मांगोगे, फिर और कोई मांगेगा, फिर और कोई मांगेगा, ऐसे तो भारत के कितने टुकड़े हो जाएंगे जनाब, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो बहुत सस्पिशियस एक्टिविटीज दोनों कम्युनिटीज के बीच में होने स्टार्ट हो गई कि क्या चल रहा है, दाल में तो कुछ काला है। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to call for a
यूनाइटेड स्ट्रगल। वो कांग्रेस को यह समझती थी कि ये हिंदू पार्टी है, तो इसलिए हम इस पार्टी का, हम इस सेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपना सपोर्ट नहीं देंगे, हम यूनिटी के लिए तैयार नहीं है। ये मुस्लिम्स का मेन से था। And many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. तो उनको बहुत ज्यादा डर था, उनको फियर था, उनको भय था कि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर हम सबमर्ज हो जाएंगे, उनके अंदर हम उनके अंदर ही आ जाएंगे, हमें उनका डोमिनेशन नहीं चाहिए। हमें जो हमारा वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, हमें उसको सपोर्ट करना है, हमें उसको आगे बढ़ाना है, हमें उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आ जाते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। Yes. Now this is very much important. भाई रिवोल्ट हुआ, प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई, सॉल्ट मार्च हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट, एंड बहुत चीजें हुई, मतलब बहुत कुछ हुआ। बट ये चीजें काफी नहीं थी, ये चीजें काफी नहीं थी। नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी आप लोगों ने रोमांटिसिज्म के बारे में सुना होगा। अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप विच वॉज वाइड स्प्रेड इन द होल ऑफ यूरोप। तो यही चीजें काफी नहीं थी, रिवोल्ट ही काफी नहीं था। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, ड्रामाज, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, they all played a very pivotal part in making of the nationalism. हमारा कल्चर, हमारा इतिहास। And it was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फादरलैंड की बात करता है, ला पैट्री, ठीक है। तो इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो जब भी आप बहुत जगह सुनते हैं भारत माता की जय एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने एक्चुअली सिंबलाइज किया एक वुमन फिगर को, एंड द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बट इन द ईयर 1870 he wrote वंदे मातरम एज वेल एज अ हिम टू द मदरलैंड, ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। एंड लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मत। अब देखिए यहां पर तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो सबसे पहले जो इमेज क्रिएट करी थी भारत माता की वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था 1870 में। और तीसरी चीज, ये जो वंदे मातरम था इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल नोन एज आनंद मत, आनंद मत, ये याद करना। एंड दिस सॉन्ग वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। नाउ moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata that you can see in the right side of this slide. There is a beautiful image of Bharat Mata painted by Abindranath Tagore. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure. She is calm, she is composed, divine and spiritual. ठीक है, तो एक शक्ति के रूप में दिखाया है, calm, composed and all. All right. ठीक है। तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स एंड ऑल। नाउ व्हाट इज फोकलोर? इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अ ट्रेडिशन, इट इज रिलेटेड टू अ ट्रेडिशनल बिलीव्स, कस्टम्स एंड सो ऑन। ऑलराइट। द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, यानी कि जो हमारे
कम्युनिटी की स्टोरीज होती थी, जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज, उनको बेसिकली एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको रिवाइव करना, उनको दोबारा से डेवलप करना, जो कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे हमारे रिलीजियस बिलीफ के साथ, हमारे सोशल कस्टम के साथ एंड सो ऑन। ओके, इन द लेट 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends। तो जो बार्ड थे वो गांव गांव जाकर के नेशनलिस्ट मतलब सॉन्ग गाते थे, गाना गाते थे, ठीक है, जिसको सुन करके जितने भी लोग थे उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जाग जाती थी, ठीक है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती थी। तो गांव में जाकर के वो गाना, वो जो जितने भी नेशनलिस्ट सॉन्ग्स थे वो सुनाए जाते थे। एंड इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दीज फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। तो क्या मोटिव था? ये मोटिव ये था कि जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, उस हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें वापस लाना है, क्योंकि यही हमारा एक प्राइड है, यही हमारा एक गर्व है, ठीक है। हमारे जो नेशनल आइडेंटिटी है वो क्या है? हमारा फोक ट्रेडिशन, ठीक है। Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk revival। तो इनिशिएटिव लिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, बाय द वे ऑफ कलेक्टिंग ballads एंड ऑल, जहां पर बहुत सारे हिम्स लिखे गए थे, बहुत सारे राइम्स लिखे गए थे, और इंडिया का कल्चरल पास क्या था वो सब लिखे गए थे। तो ये सब चीजें हुई थी। Madras में Natesa Sastri he published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India। यानी कि जो Southern India का ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन था, जो Southern India का कस्टम बिलीफ सिस्टम था, उसको कंपाइल किया गया बाय नाटेसा शास्त्री जी, ठीक है, इन अ वॉल्यूम ऑफ 4 Tamil in a 4-volume collection of Tamil folk tales, all right। And he also believed that folklore was national literature, it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। जो लोगों की जो असली भावना है, जो असली थॉट है, जो पहचान है हमारी, जो हमारी आइडेंटिटी है, it lies in the folklore, it lies in our tradition, इट लाइज इन आवर कस्टम। तो उसको भी हमें याद करना है। अगर हमें नेशनलिज्म की तरफ जाना है, अगर हमें आजादी चाहिए, तो हमें इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी होगा। तभी लोगों के मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कलेक्टिवनेस की फीलिंग आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 खूबसूरत फ्लैग्स। नाउ द अबव फ्लैग इन विच वंदे मातरम इज रिटन। Now this flag was designed during the Swadeshi movement of Bengal। It's a tricolor flag, red, green and yellow, and it had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims। ठीक है, एक तरफ सन है और एक तरफ मून है, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली। एंड बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में, व्हाइट, ग्रीन और रेड, जिसमें एक चरखा लगा हुआ है। सो दिस वाज द स्वराज फ्लैग डिजाइन बाय गांधी जी। और ये जो फ्लैग है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट गेव द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। इट बिकेम द आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। एक तो ये है इसका इंपॉर्टेंस, और एनटीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance। तो मार्चेस के टाइम पे जब प्रोटेस्ट मूवमेंट होता था तो लोग बहुत सारे लार्ज स्केल पे लोग इकट्ठा होते थे और फ्लैग को होस्ट करते थे, फहराते थे झंडे को, और ये झंडा एक सिंबल ऑफ डिफाइंस बनता था कि अब ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका है, अब हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, ठीक है।
ये देखते हुए फ्लैग जो था एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बन गई, एक पहचान बन गई, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन रीइंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, यानी कि जो हमारा हिस्टोरिकल पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, उसको रीइंटरप्रेट करना, उसको दोबारा से वापस लाना, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग, एक सेंस ऑफ प्राइड जगाना, ठीक है। So by the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो यानी कि इतिहास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है ताकि लोगों के अंदर एक गर्व की भावना जागे अपने देश के प्रति। एंड द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से यही सोचते थे कि जो भारतीय है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता है, वो ट्रेडिशनल मेथड्स में ही उलझा हुआ है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी केपेबल नहीं है अपने आप को गवर्न करने में, या आप अपना संविधान बना सकते हैं, इतनी आप में हिम्मत नहीं है। They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. तो यानी कि जितने भी आविष्कार हमने किए थे, जितने भी प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में जितने भी आविष्कार हमने किए थे, उस सबको अब दोबारा से हमें रीइंटरप्रेट करना है, उसको दोबारा से लेकर के आना है मेन स्ट्रीम में, ताकि पता चले इन ब्रिटिशर्स को कि एग्जैक्टली हम क्या थे। आप लोगों ने हमारे कस्टम्स के साथ, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, हमारे लोकल रिचुअल्स एंड सब बहुत चीज़ों के साथ आपने हमारा खिलवाड़ किया, आपने सारी चीज़ें हमारी नष्ट कर दी सिर्फ अपने फायदे के लिए। मगर हम जो आज हैं और जो हम कल थे, अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा केपेबल हैं और आपसे ज्यादा केपेबल हैं, ये लोगों के मन में बात डाली गई। हमारा जो आर्किटेक्चर, हमारा जो साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमने इतने आविष्कार किए हैं, जो हमारे लॉ और फिलॉसफी है, इतनी आलीशान फिलॉसफी है हमारे देश की, जो हमारा क्राफ्ट्स, जो हमारा ट्रेड इतना ज्यादा फ्लरिश हो चुका था उस टाइम पर, ये जो चमक थी आपको खींच करके लाई भारत, किसकी वजह से आप भारत क्यों आए? आप भारत इसलिए आए क्योंकि भारत में आपको एक प्रॉफिट दिखता था, भारत में आपको दिखता था कि ये कंट्री हमारे बहुत काम आ सकती है, वरना क्यों आते आप भारत? तो उनको एहसास दिलाया गया इन चीजों के द्वारा, इन चीजों को दोबारा से वापस लाया गया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारा कल्चर ही अब हमारा बेस बनेगा, हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी बनेगी। तो उनको एहसास दिलाया गया। एंड दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. तो उनको, भारतीय लोगों को एहसास दिलाया गया कि देखो भारत क्या था, भारत आजाद था, इन ब्रिटिशर्स से पहले भी भारत आजाद था, हम लोग खुद अपना रूल बनाते थे, हम लोगों का एक गवर्निंग स्ट्रक्चर था, हम किसी के मोहताज नहीं थे। मगर आज क्यों? तो आज वो समय आ गया है कि इन ब्रिटिशर्स को बताने का कि हमारे साथ जितना भी अत्याचार किया है आप लोगों ने, अब हम लोग वो सहन नहीं करेंगे, अब हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो दिस वाज डन। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज सेशन and I have completed nationalism in India with respect to NTSC and CBSE also. There is nothing harm in it, as I have told you before. So please do subscribe to our channel, that is Ved Science, and also press the bell icon for the regular updates. So till then, stay tuned. We shall be, discussing a new topic tomorrow for sure. और इसके लिए मैं कुछ questions आपको बताऊंगा, और मैं कुछ एक सेपरेट सेशन में क्रिएट करूंगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जो नेशनलिज्म इन इंडिया में जो सेपरेट जो ओवरऑल क्वेश्चंस बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और अगर उन क्वेश्चंस को ही आपने पढ़ लिया तो वो एक तरह का ब्रह्मास्त्र रहेगा आपके लिए, एक तरह का रामबाण रहेगा आपके लिए। तो हम जल्दी उसके ऊपर एक सेशन लेकर के आएंगे, ठीक है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए, बहुत लोगों की मदद हो सकती है इससे, एनटीएससी का एग्जाम एकदम निकल सकता है आपका। और ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4, दिस वाज द पार्ट 4 एंड वी हैव कवर्ड ऑल द 4 पार्ट्स। तो उन पार्ट्स को दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए, और मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज वेद साइंस, उस पर मैं भेज दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।